माय नेम इज़ रोशन। आज हम लोग करने जा रहे हैं RER सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3। इसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग कवर करेंगे टॉपिक जियोथर्मल एनर्जी। ओके, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जियोथर्मल एनर्जी होता क्या है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें ये एनर्जी मिलता है, और किस तरीके से हम लोग एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करेंगे? जियोथर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इन सम इलेक्ट्रिकल फॉर्म और सम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑल्सो, कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाना चाहता तो क्या मैं किसी और यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ जहाँ से मेरा कुछ फ़ायदा हो। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी समझेंगे, किस तरीके से ये जियोथर्मल एनर्जी के कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, तो कौन से हैं। एंड एट द एंड विल टॉक अबाउट एनवायरमेंटल कंसिड्रेशन, कि ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने से एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। सो ये आज का एजेंडा रहेगा हमारा। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ दिस जियोथर्मल एनर्जी? एज नेम सजेस्ट, ये दो वर्ड को मिला के बना है। फर्स्ट वर्ड है जियो। सो दिस जियो मीन्स अर्थ, राइट, और थर्मल मीन्स हीट, राइट। तो हम लोग को समझना है कि ये अर्थ के अंदर की हीट वाली एनर्जी है। धरती के अंदर जो हीट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो धरती के अंदर ये हीट के फॉर्म में कैसे स्टोर हो सकता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फटाफट से इसका पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एनर्जी और थर्मल प्रॉपर्टीज विद इन अर्थ। धरती के अंदर की जो थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग जियोथर्मल एनर्जी से रेफर करते हैं। The Earth's thermal energy is created by the decay of radioactive elements in the Earth along with heat received from the Sun and that remaining from the Earth's creation। जो धरती के क्रिएशन के टाइम पे एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी धरती के इनर कोर में बची हुई थी, जहाँ लगातार रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो डीके कर रहे हैं। उनके डीके होने के कारण वहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड है। हम उसी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे दूसरे हमारे यूज़फुल वर्क में। तो हम उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये जो सवाल था ना मन में कि धरती के अंदर कहाँ से आया, तो हमें ये बात पता होगी कि धरती के अंदर कोर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना हाई टेम्परेचर कैसे गया? इतना हाई टेम्परेचर तो सन के पास है, तो हमारे धरती के अंदर भी कैसे आ रहा है इतना हाई टेम्परेचर? जस्ट बिकॉज वहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। तो हमारे धरती के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन होता रहता है, लगातार रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके करते रहते हैं, जिनके कारण उस रिएक्शन के बाद बहुत सारी हीट बनती है। हम उसी हीट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कैसे वो होगा, वही हमें समझना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, कि क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे वो एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। बिकॉज वो तो फ्रीली अवेलेबल है, वो रिएक्शन हम नहीं करवा रहे हैं, वो स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है। तो वैसे चीज़ों से अगर हम लोग एनर्जी बना लें, इससे बढ़ के क्या होगा? यानी ये तो नॉन कन्वेंशनल है, पहले से था नहीं, और ये रिन्यूएबल भी है, क्योंकि वो एनर्जी मैं यूज़ कर लूँगा। इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे रिएक्शन बंद हो जाएगी, नीचे केमिकल रिएक्शन तो लगातार चलती रहेगी। सो हाउ दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू, यही आपका मेन एजेंडा है इस टॉपिक से समझने का। जियोथर्मल ग्रेडियंट, विच इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन कोर of the planet and its surface, derives continuous conduction of thermal energy in the form of heat from core to the surface। हमें पता है हम सरफेस पे खड़े हैं तो वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, जैसे सुन के लग रहा है कि धरती के अंदर में कोर में 5000 डिग्री सेल्सियस है। तो समवट हमें पता होना चाहिए जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसी को हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट का नाम दे रहे हैं, जियोथर्मल ग्रेडियंट। जिसके कारण ही जो कॉन्टीन्यूस फ्लो है, कॉन्टीन्यूस कंडक्शन है थर्मल एनर्जी का, वो बना हुआ है, जिसके कारण हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस वाइटल clean energy resource supplies renewable power around the clock and emits little or no greenhouse gases, यानी थोड़ा सा पोल्यूशन करता है या बिल्कुल नहीं करता, while requiring small environmental footprints to develop। हमें बहुत ज़्यादा इसमें एनवायरनमेंट को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं, वी यूज़ दी सर्विसेज। इस चीज़ को समझने के लिए लेट मी एक्सप्लेन यू। लेट्स से आपके पास ये धरती है, ठीक। तो इस धरती के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक कोर होगा, पता होगा आपको कि धरती के सेंटर पे कोर होता है। कोर ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बट ये है कोर, जिसको मैं ऑरेंज कलर से कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसके भी अंदर में एक और अंदर चलते हैं, क्योंकि हम लोगों के काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं, तो मैं आपको सारे लेयर समझाऊंगा। चलो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सबसे अंदर का लेयर है ना, इसको कहते हैं हम लोग इनर कोर। ये ठीक उसके बाहर का,
इस इनर कोर से बाहर ये जो प्रोटेक्शन करने वाली लेयर है इसको कहते हैं आउटर कोर, और ये जो सबसे बाहर की लेयर है इसको कहते हैं सरफेस, राइट। तो हमारे पास ये तीन तरीके के बड़े बड़े लेवल पे बात करें तो ये तीन तरीकों पे हमें नज़र आता है। इस सरफेस को हम लोग थ्रस्ट भी बोलते हैं कि हाँ ये आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये जो इनर कोर है ना, सबसे अंदर वाला, इसका जो टेम्परेचर होता है ये अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो आउटर कोर है जो इसके ठीक बाहर का लेयर है ये करीब करीब 4000 डिग्री सेल्सियस के बराबर का टेम्परेचर रखता है। तो सोचो यहाँ से 4000 डिग्री से होते होते हम जब सरफेस पे खड़े हैं, इतना गर्म तो हमें महसूस नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंजेस आए हैं, कुछ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और ये जो चेंज इन टेम्परेचर है इसी कारण से थर्मल एनर्जी का कंडक्शन लगातार बना रहता है, और कंडक्शन के कारण हम लोग उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन आइडिया कि हम कहाँ से ये बात कर रहे हैं और ये क्या बनाया है मैंने, अर्थ। अर्थ जैसा लग नहीं रहा होगा बट अर्थ ऐसा ही है, स्फेरिकल शेप का बनाओ और समझ लो, ठीक है। अब समझते हैं सोर्सेज, कहाँ कहाँ से ये हमें मिलते हैं। तो अगर सोर्सेज की बात करी जाए तो रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी रेंजेस फ्रॉम शैलो ग्राउंड टू हॉट वाटर एंड hot rock found a few miles beneath the Earth's surface and down even deeper to the extremely high temperature of molten rocks called magma। अब ये मैग्मा क्या है, कहाँ पर होता है, इसकी थोड़ी सी बात कर ली जाए, ठीक है। अगर मैं वही हमारे धरती के लेयर को ही समझाऊँ आपको, किस तरीके से हमारा अर्थ का लेयर है, तो लेट मी गिव यू ब्रीफ इन दिस फिगर ओनली। मान लो यही हमारा जो फिगर है, इसी फिगर के अंदर एक तो इनर कोर है, ये वाला, ये है इनर कोर। इस इनर कोर के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही होगी। न्यूक्लियर रिएक्शन सारी यहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पर लगातार हीट बनता रहता है, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। आउटर कोर जो होता है यहाँ पर सारा का सारा रॉक होता है, यानी जितना भी हमारा रॉक है वो यहीं पर स्टोर्ड था। मतलब आपको पता है धरती है क्या एक्चुअल में, अंदर से तो सारा का सारा पत्थर ही है ना, रॉक्स भरे हुए हैं। तो इनर कोर के बाहर के लेयर पे रॉक है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और इतना हाई एनर्जी, इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण ये सारे के सारे रॉक्स जो होते हैं ये मेल्ट कर जाते हैं। क्यों मेल्ट कर जाते हैं? बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी। इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो सारे के सारे रॉक्स मेल्ट कर जाते हैं, और आफ्टर मेल्टिंग जो मोल्टन स्टेट ऑफ रॉक बनता है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्मा। ठीक, क्लियर है मैग्मा क्या हुआ, ठीक है। अब मैग्मा के बाद एक लेयर और आती है हमारी यहाँ पर, ये जो लेयर है इसको कहते हैं मेंटल, ठीक। ये मेंटल लेयर जो होता है ये भी रॉक्स का ही होता है, बट क्या है कि यहाँ पे जो रॉक्स है ना ये भी रॉक्स का ही लेयर होता है, और ये आउटर कोर के थोड़ा सा बाहर होता है। बट इस वाले लेयर में सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे रॉक्स ना थोड़े बड़े बड़े हैं, और वहाँ का टेम्परेचर क्योंकि थोड़ा लो हो चुका है तो ये थोड़े थोड़े गैप्स पे होते हैं। मतलब यहाँ पर है और यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गया, फिर यहाँ पे पत्थर पत्थर बड़े हुए हैं और यहाँ छोटे छोटे से दो गैप रह गए, यहाँ है और यहाँ पे ज़्यादा गैप रह गया। इस तरीके से यहाँ पर पत्थर तो बहुत सारे हैं, रॉक्स बहुत सारे हैं, बट सम वॉट उनके बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग रह जाती है। अगर ऐसा होगा तो आपको पता है कि ये जो मोल्टन स्टेट में मैग्मा था, मेल्टेड रॉक था, ये यहाँ से ऐसे बाहर निकल सकता है, ये इस जगह से बाहर निकल सकता है, इन सारे के सारे मोल्टन जगहों से। अगर यहाँ से ये मैग्मा बाहर निकलेगा, जो मोल्टन रॉक है वो बाहर निकलेगा इतना हाई टेम्परेचर लेकर के, तो इसके आगे वाले लेयर पे, इस जगह पे तो बहुत सारा पानी होता है। इस जगह पे तो इनर वाटर ही होता है, जहाँ पे हम लोग समरसेबल के ज़रिए पानी निकाल के हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये वही इलाका है जहाँ पे इनर वाटर होता है, जो धरती के अंदर का पानी है। तो वो पानी कहीं ना कहीं गर्म होने लगेगा बिकॉज ऑफ दीज मैग्मा। अगर इन मैग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो ये पानी गर्म हो जाएगा। अगर ऐसा होगा और बाई चांस ऐसा हुआ कि ये मैग्मा बहुत ऊपर तक आ गया, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, तो सरफेस का जो पानी होता है, जो पानी आपको सरफेस पे नज़र आता है, लाइक कुछ लेक हो सकते हैं, कुछ व्हील्स हो सकते हैं, टब हो सकते हैं, ऐसे जो इलाके हैं ना, जैसे कुछ कुआं है, ऐसा कुछ ऐसा पॉन्ड जैसा बना हुआ है, तो उन जगहों पे अगर नीचे में मैग्मा होगा तो कहीं ना कहीं उस पानी को गर्म कर देगा, जिसके कारण आपको सरफेस पे जो एक वाटर मिलता है वो बहुत गर्म होता है, जिसको हम लोग स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, राइट। सुना होगा आपने, जिसको हम लोग हॉटस्पॉट कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा स्प्रिंग वाटर है,
गर्म पानी की झील है, स्प्रिंग वाटर। तो ये स्प्रिंग वाटर जो नेचुरल स्प्रिंग वाटर्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, आई गेस ये समझ में आ गई होगी स्टोरी कि हमारे कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही हैं, उसके आउटर लेयर में जो रॉक है वो रॉक ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके मेल्ट कर जाता है और वो बन जाता है मैग्मा। एक मोल्टन स्टेट में जो रॉक है उसका नाम मैग्मा है, राइट। तो अब उस मैग्मा के ज़रिए मैग्मा जो है वो क्रॉस होता है हमारे मेंटल को, और जैसे ही मेंटल क्रॉस करता है तो हमें ये बात पता चल जाती है कि मैग्मा क्रॉस होते ही अब इसके आगे वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, और वाटर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद वहाँ के पानी को वो गर्म कर देगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द जियोथर्मल एनर्जी दैट इज़ यूज्ड देयर। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी रेंजेस फ्रॉम शैलो ग्राउंड टू हॉट वाटर एंड हॉट रॉक फाउंड इन माइल्स। वही बात बताई गई है आपको, जो बहुत गहराई में अंदर में है उनके कारण ही हो रहा है, और यही है वो आपका कोर जो कि धरती के सरफेस से लगभग 1500 माइल्स चौड़ा, इतना बड़ा अंदर में एक एरिया है जो कि सूरज के जितना ही गर्म है, राइट। और इसका टेम्परेचर होता कितना है आपको याद रखना चाहिए, दैट इज़ 5000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मैं इस एनर्जी की बात करूँ तो आपको ये सारे लेयर्स यहाँ पर साफ साफ नज़र आएंगे। और धरती की बात करें तो सबसे बाहरी लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, उसके अंदर के लेयर को मेंटल बोलते हैं, जिससे जहाँ पर वो जो रॉक्स थे वो थोड़े से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उनके बीच में गैप्स हुआ करते थे, राइट। पोरस फॉर्म में थे वो, ऐसा नहीं था कि उनके बीच में कोई गैप नहीं था। फिर आउटर कोर है जो कि मोल्टन स्टेट में अपने पास मैग्मा रखता है, मोल्टन रॉक्स को रखता है, और इनर कोर का टेम्परेचर बहुत हाई है जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही हैं। यह टेम्परेचर रेंज बता रहा है आपको, सबसे नीचे 5000 डिग्री सेल्सियस, देन 4000, एंड दिस इज़ हाउ टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग, और सरफेस पर आते आते तो टेम्परेचर बहुत घट जाता है, ठीक। सो दीज आर द रिसोर्सेज। आपसे अगर पूछा जाए इन शॉर्ट कि क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे बनता है, तो आपको ये पूरी स्टोरी समझानी होगी कि जियोथर्मल एनर्जी के ये रिसोर्स है, यहाँ से जियोथर्मल एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। तो आपको ये पूरी स्टोरी समझानी पड़ेगी। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोज एंड कॉन्स। तो हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर प्रोज की बात करें, सारे के सारे एडवांटेजेस की बात करें, तो जस्ट रीड इट, बहुत ही क्लियर है ये सारी चीज़ें, आप वैसे भी समझ सकते हो कि यस, जियोथर्मल एनर्जी इज जनरली कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इट डज नॉट कॉज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन। नो डाउट कि पॉल्यूशन करता है, विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो जब हम इम्पैक्ट्स की बात करेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं करेगा जितने बाकी थर्मल पावर प्लांट्स कर रहे थे। थर्मल जियोथर्मल रिजर्वोयर्स आर नेचुरली रेप्लिन्स्ड एंड देयर फॉर रिन्यूएबल। यानी कि हमें जियोथर्मल रिजर्वोयर जहाँ पे जैसे ये गर्म पानी का कोई टब पॉन्ड मिला है आपको, कोई ऐसी झील है, तो उस जगह पे ऐसा नहीं है वहाँ से पानी हटा दोगे तो ख़त्म हो जाएगा, वो रिन्यूएबल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जॉस्ट द रिसोर्स बिकॉज धरती के पास से जो वहाँ पे सप्लाई हो रही है लगातार कंडक्टिंग एनर्जी, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो स्पॉन्टेनियस आ रही है और वो इनफाइनाइट टाइम तक रहेगी। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग इट इज़ रिन्यूएबल। तो आप बता सकते हो इसके प्रोज में कि रिन्यूएबल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी यूटिलाइजेशन कुड अवॉइड अप टू 40 मेगा टन्स ऑफ CO2। यानी अगर आप इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हो तो आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हो 40 मेगा टन्स ऑफ CO2, जो कि साल 2020 में 50 मेगा टन और साल 2030 में यू कंट्रीज़ के अंदर तो 50 मेगा टन जाने की उम्मीद है। अब ये सब कुछ हम लोग सेव कर सकते हैं अगर हम लोग जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एक्सेलेंट फॉर मीटिंग द बेस लोड एनर्जी डिमांड, यानी जो भी डिमांड है जो ज़मीन लेवल पे थोड़ी थोड़ी डिमांड होती है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि आप उसको कन्वर्ट करा सको। अब हम लोग इसके आगे वही समझेंगे कि कैसे हम लोग एनर्जी कन्वर्जन कर सकते हैं, बट अभी हमें ये पता चला कि ये सबसे बढ़िया है अगर आपको ग्राउंड लेवल पे आपको अपने घर के लिए कुछ लेना है। तो जैसे आप यूज़ करते हो ना विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, उसी तरीके से आप इस जियोथर्मल एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इन सब के मुकाबले, ठीक है। ग्रेट फॉर हीटिंग एंड कूलिंग, इवन स्मॉल हाउस होल्ड कैन बेनिफिट। यानी कि हीटिंग और कूलिंग के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और घर के छोटे मोटे कामों के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट करेगा। सो इसको भी हम लोग समझेंगे। हार्नेसिंग जियोथर्मल एनर्जी डज नॉट इन्वॉल्व एनी फ्यूल। ऑब्वियसली इस एनर्जी को बनाने में हमने किसी भी तरीके का फ्यूल खर्च नहीं किया है,
तो बहुत ही थोड़ा सा कॉस्ट फ्लक्चुएशन आता है, नहीं तो स्टेबल प्राइस ही मिलेगा आपको। अगर पता है कितने रुपए लगते हैं तो उतना ही लगेगा, 1 साल बाद 100 साल बाद उतने ही लग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा पैसे लगने लग जाएंगे। ठीक है। कॉन्स की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो व्हाट आर डिसएडवांटेजेस, देयर आर सम माइनर एनवायरमेंटल इश्यूज एसोसिएटेड विद जियोथर्मल। थोड़े बहुत तो रहेंगे ही, उसको भी समझना होगा हमें। जियोथर्मल पावर एक्सप्लोरेशन कैन एक्सट्रीम कॉज अर्थक्वेक। अगर ज़्यादा वहाँ से एक्सप्लोर कर रहे होगे, एनर्जी निकाल रहे होगे, तो समटाइम इट माइट कॉज earthquakes also. There are heavy upfront cost associated with geothermal exploitation, यानी कुछ हैवी अपफ्रंट कॉस्ट एसोसिएटेड होता है जियोथर्मल एक्सप्लोइटेशन से। अगर आप उसके एनर्जी को खर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब आप इसके कन्वर्जन को समझोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वेरी लोकेशन स्पेसिफिक, ऑब्वियसली हर जगह से ये मैग्मा बाहर नहीं निकल रहा है, उन्हीं जगहों से निकल सकता है जहाँ पर मेंटल में वो स्पेस अवेलेबल था, इसीलिए ये बहुत ही लोकेशन स्पेसिफिक है, कुछ ही जगहों पे पाया जाता है। जैसे इटली में सबसे पहली बार पाया गया था, तो उसके बारे में हम समझेंगे कि हाउ द फर्स्ट टाइम हमने ऐसा कुछ ढूंढा और जहाँ से हमें आइडिया लगाई। जियोथर्मल पावर exploration is only sustainable renewable if reservoirs are properly managed। जो हम लोग कह रहे थे कि रिन्यूएबल होगा, सस्टेनेबल होगा, वो तभी जब उस रिजर्वेयर को सही से मैनेज करोगे। अगर उसमें डस्ट कर दो, वो पूरे तरीके से ख़राब कर दो उसको, तो वो ख़राब हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर उसको मेंटेन करके रखोगे प्रॉपरली मैनेज्ड, तो फिर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी अपने आप मिलती रहती है। सो दीज आर प्रोज एंड कॉन्स जो हम ध्यान रख सकते हैं, और बाकी आप लोग स्मार्ट हो बना कर लिख सकते हो भाई। देखो, ये आता है क्लासिफिकेशन ऑफ जियोथर्मल। तो हमने पढ़ा है सोर्सेज के लिए, तो एक तो डीप जियोथर्मल रिजर्वॉयर्स जो निकल के आता है, हाई इंथैल्पी रिजर्वॉयर्स, लो इंथैल्पी रिजर्वॉयर्स। दीज आर जस्ट नेम्स यू कैन यूज़, और सबका मीनिंग वही है। बट हम लोग कह रहे हैं कि किन किन जगहों से वो मैग्मा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि हाई इंथैल्पी रेंज वाले रिजर्वॉयर्स आप लोग यूज़ कर रहे हो, लो इंथैल्पी वाले यूज़ कर रहे हो, तो आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। जियोथर्मल फ्रॉम टनल्स, जियोथर्मल फ्रॉम हीट पंप यू कैन यूज़, सीजनल स्टोरेज जो ठंड के मौसम में ही निकल के आएगा या फिर सिर्फ गर्मी के मौसम में वो निकलता है, ऐसे भी कई सारे रिजर्वायर्स हैं। तो ये उनकी बात कर रहे हैं। अगर हम लोग उस एनर्जी को यूज़ करने की बात करें तो हमारे पास दो है। एक है डायरेक्ट यूज़, जहाँ पर हम लोग नो या फिर नॉन इलेक्ट्रिक कन्वर्जन की बात करते हैं, यानी हम लोग इलेक्ट्रिक कन्वर्जन इसमें नहीं करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, राइट। अगर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं करना है तो, ठीक। अगर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं उसको। कैसे यूज़ करोगे, हीटिंग एंड कूलिंग विद जियोथर्मल एनर्जी। इसको भी समझ लेंगे, अभी फिगर दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो, या फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लो, यानी उसकी मदद से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर लो। उसके लिए हमारे पास 4-5 मेथड्स हैं। या तो आप ट्राई स्ट्रीम पावर प्लांट बना लो, फ्लैश स्ट्रीम पावर प्लांट बना लो, बाइनरी साइकिल पावर प्लांट बना लो, हॉट और ड्राई रॉक्स का इस्तेमाल कर लो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। हमारे सिलेबस में ये 3 हैं स्पेसिफिक, ठीक। इन तीनों के बारे में हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बी वेरी श्योर कि आप पूछें इन चीज़ों को, कमेंट में डालो अपने डाउट्स, ताकि उसको सॉल्व किया जाए। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, कि हमने जियोथर्मल एनर्जी समझ लिया, हमने रिसोर्सेज को समझ लिया, कैसे वो बन रहा है वो समझ लिया, अर्थ के पूरे फंक्शनैलिटी को समझ लिया, किस तरीके से कितने लेयर्स में है और कहाँ पर क्या हो रहा होगा। एंड वी हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से एनर्जी कन्वर्ज काम करेगा। अगर एनर्जी का इस्तेमाल करना है जियोथर्मल एनर्जी का, तो एक है नॉन इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, यानी इसको कन्वर्ट मत करो, सीधा यूज़ कर लो अपने हीटिंग कूलिंग के काम के लिए। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बना लो उससे, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तो आप सीख ही चुके हो भाई। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पानी की मदद से टरबाइन घुमाना पड़ेगा जिसके साथ जनरेटर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। वही काम करना है हमें अभी भी, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ नॉन इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन की, तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। कैसे कर सकते हो, हॉट स्प्रिंग्स यूज्ड एज स्पा, हम लोग डायरेक्ट हॉट स्प्रिंग में जाके नहा लो अच्छे से, वहाँ एज ए स्पा उसको यूज़ कर लो। हीटिंग वाटर एट फिशिंग फार्म, फिशिंग फार्म में जो हीटिंग वाटर आप इस्तेमाल कर सकते हो मछलियाँ पकड़ने के लिए। फिर प्रोवाइड हीट फॉर बिल्डिंग्स, अगर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में आपको हीट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार एसी का ही इस्तेमाल कर रहे हो, फिर ब्लोअर्स का, आप इस एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। राइजिंग प्लांट्स इन ग्रीन हाउस, ड्राइंग क्रॉप्स, और
प्रोवाइड हीट टू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सो हम लोग इनका इस्तेमाल डायरेक्टली कर रहे हैं कि जो हीट एनर्जी मिल रही है ना उसी हीट एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। वी आर नॉट इन द प्रोसेस कि उस हीट एनर्जी से पहले कुछ और बनाया जाए। तो आप डायरेक्टली हीट एनर्जी को यूज़ कर सकते हो इन तरीक़ों से। एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हो, बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्री प्रोसेसेस में यूज़ कर सकते हो, हम लोग हाउस होल्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब है बात इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन की बनाने के लिए। तो देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट्स वी हैव। ऐसे पावर प्लांट है जहाँ पर आप यूजिंग जियोथर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हो। तो हमारे पास सबसे पहला आता है ड्राई स्टीम प्लांट, फिर है फ्लैश स्टीम प्लांट, एंड लास्ट वन इज़ बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। ड्राई स्टीम प्लांट की बात करी जाए, यूज स्टीम डायरेक्टली फ्रॉम जियोथर्मल रिजर्वॉयर्स टू टर्न जनरेटर टरबाइन। यानी इसमें तुम डायरेक्टली स्टीम जो निकल के आ रही है ना धरती के अंदर से, उस डायरेक्टली स्टीम का ही इस्तेमाल कर रहे हो टरबाइन घुमाने के लिए। और अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें पता है कि बड़े आराम से अगर टरबाइन घूमेगा तो तुम्हारी एनर्जी बन जाएगी, तो उस टाइम पे तुम एनर्जी कन्वर्ट कर लेना। द फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट वॉज बिल्ट इन 1904 इन टस्कैनी, इटली, वेयर नेचुरल स्टीम इरप्टेड फ्रॉम द अर्थ। धरती में से जो नेचुरल स्टीम निकल के आया था उसी के कारण आपने 1904 में इटली में पहली बार एक जियोथर्मल पावर प्लांट बिल्ड किया था, एंड दैट वाज ड्राई स्टीम पावर प्लांट। लेकिन बाद में पता चला कि यार ड्राई स्टीम के लिए तो बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि धरती के अंदर से जहाँ से स्टीम निकल रहा हो वहीं करो। बट वी नो कि नीचे में मैग्मा जहाँ पर भी आया आया होगा मेंटल पार करके, वहाँ के इनर वाटर का टेम्परेचर बहुत हाई होगा। तो क्यों ना उस गर्म पानी की मदद से, जैसा हमने इससे पहले थर्मल पावर प्लांट में देखा था कि अगर वो गर्म पानी हमारे पास अवेलेबल हो जाए ना, अगर सम वो गर्म पानी मेरे को मिल गया, तो मैं यूजिंग हीट एक्सचेंजर मैं इस गर्म पानी इस गर्म पानी की मदद से स्टीम बना सकता हूँ। इस गर्म पानी को कन्वर्ट कर सकता हूँ स्टीम के अंदर और उस स्टीम से घुमा लूँगा। ठीक। तो ये वही बात कर रहा है। इसने बोला फ्लैश स्टीम प्लांट्स टेक हाई प्रेशर हॉट वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। धरती के गहराई से हाई प्रेशर हॉट वाटर निकालते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू स्टीम, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे टरबाइन घुमाते हैं जनरेटर का। व्हेन द स्टीम कूल्स इट कंडेंसेस टू वाटर एंड इंजेक्टेड बैक इनटू द ग्राउंड। यानी जिस टाइम पे आपका काम हो गया, आपने उस स्टीम से घुमा लिया टरबाइन, बाद में उस स्टीम से जो भी रेजिडुअल बचता है उसको वापस कंडेंस करके पानी बनाते हो और धरती के अंदर वापस रख देते हो। मोस्ट जियोथर्मल प्लांट्स ऑल्सो आर फ्लैश स्टीम प्लांट्स, क्योंकि अभी के टाइम पे हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं वो यही यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज सोचो ना, ड्राई स्टीम इज़ लाइक अब तक को आपको ऐसा कुछ सोर्स मिल रहा है जहाँ पे स्टीम निकल रही है लगातार धरती के अंदर से नेचुरल। बट इट इज़ वेरी स्पेसिफिक ना, जियो स्पेसिफिक हो जाएगा कि ये किसी एक लोकेशन से ही मिल रहा है। बट ये तो आपके कंट्रोल में था ना, आप इसको ज़्यादातर जगहों पे यूज़ कर सकते थे। The next one we have is binary cycle power plants. Transfer heat from geothermal hot water to another water. इस वाले केस में क्या किया आपने, जो नीचे से गर्म पानी आ रहा है ना, इसके गर्म पानी के अंदर जितनी ताकत थी आपने उसको दूसरे पानी को गर्म करने में यूज़ कर लिया। ठीक है। आपने इसके गर्म पानी, इसके पास जो एनर्जी है उसके मदद से दूसरे पानी को गर्म कर लिया और उसको स्टीम में कन्वर्ट करके यूज़ कर लोगे। ठीक। तो इसको हम लोग बाइनरी साइकिल बोलते हैं। इसमें दो साइकिल होता है, एक साइकिल नीचे चलता है जो आपका हॉट वाटर यहाँ से आया और यहाँ से चला गया, यहाँ पर एक साइकिल ऊपर होता है और यहाँ पर आप बीच में हीट एक्सचेंजर यूज़ कर लेते हो, जो क्या करेगा इसकी हीट को एक्सचेंज करके यहाँ पर पहुँचा देगा और इसके अंदर का जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी मदद से आप यहाँ पर टरबाइन को घुमा लेना। दिस इज़ हाउ बाइनरी साइकिल स्टीम वाटर वर्क्स, बाइनरी साइकिल पावर प्लांट वर्क। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसका फिगर देखते हैं। अगर आप ड्राई स्टीम की बात करो तो नीचे से आपने गर्म डायरेक्ट स्टीम लिया, इस स्टीम की मदद से टरबाइन घुमाया, टरबाइन से कनेक्टेड था जनरेटर, आपका लोड जल गया, जो भी स्टीम एक्स्ट्रा बना था उसको कंडेंस करके आपने वापस से ज़मीन के अंदर डाल दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल प्रोसेस है ये। लेकिन वही फ्लैश स्टीम की बात करें तो इसके अंदर क्या किया आपने, यहाँ से पहले आपने वाटर लिया, हॉट वाटर लिया जो कि हाई प्रेशर पे था, फिर उसको कन्वर्ट किया फ्लैश टैंक के अंदर डाल के कि इसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, और स्टीम में कन्वर्ट करके आपने टरबाइन घुमाया, जो वाटर एक्स्ट्रा बचा उसको वापस से कंडेंस करके ज़मीन के अंदर भेज दिया। दिस इज़ हाउ फ्लैश स्टीम वर्किंग। बाइनरी साइकिल के अंदर क्या किया, यहाँ से आपने हॉट वाटर लिया जो कि हाई प्रेशर हॉट वाटर है, इसको आपने हीट एक्सचेंजर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इस हॉट वाटर के अंदर जितनी हीट है उसके मदद से बाहर में जो आपने पानी रखा है उसको लगातार गर्म कर रहे हो। यानी अब यहाँ पर जो पानी था उसको आप स्टीम में कन्वर्ट करोगे, उससे टरबाइन घुमाओगे और वापस से पानी ऐसे घूमता रहेगा और यहाँ पे आपको लोड मिलता रहेगा।
और जो भी यहाँ पे पानी था एक्स्ट्रा कंडेंस करके ज़मीन के अंदर वापस भेज दोगे. सो दिस इज़ हाउ दिस बाइनरी साइकिल पावर प्लांट इज़ वर्किंग. आई होप ये तीनों पावर प्लांट्स क्लियर हो गए होंगे और किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी समझ में आ गया होगा. ठीक है. अगर इसका रियल एग्जांपल देखो तो कुछ इसी तरीके का दिखेगा आपको. अगर एक साथ ये तीनों दिखाऊं मैं, तो एक तो डायरेक्ट यूज़ है कि नीचे से गर्म पानी ऐसे लो और डायरेक्ट यूज़ कर लो अपने घरों में, यानी जहाँ जहाँ हर एक बिल्डिंग में पहुँचाना है यहाँ से गर्म पानी निकाला भेज दिया. अब इसका इस्तेमाल वो लोग कैसे भी करें. एक है बाइनरी पावर प्लांट. ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से हॉट वाटर लिया, उस वाटर की मदद से यहाँ पर कुछ कन्वर्ट कर रहे हो. मतलब इस हॉट वाटर की मदद से आप अपने पानी को कन्वर्ट कर रहे हो हॉट स्टीम में, और उसकी मदद से बिजली बना रहे हो और इसको वापस इंजेक्ट कर दे रहे हो. तो ये साइकिल तो एक तरफ है, एक साइकिल उधर है, तो इसलिए इसको बाइनरी साइकिल बोलते हैं. फ्लैश की बात करें हम लोग, बाइनरी पावर प्लांट यहाँ पर भी दिखा रहे हैं हम लोग. एक तो हॉट स्प्रिंग्स है, ये भी नेचुरल है, डायरेक्टली यूज़ कर लो इसको भी. यहाँ से आपने पानी लिया, इधर में कन्वर्ट किया, यहाँ पर बिजली बना ली, जो हमने समझा था. ठीक. सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग. आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब इसके कुछ डेफिनेशन पार्ट हैं, उसको फटाफट से रीड कर लो ताकि ये टॉपिक समाप्त करें हम लोग. एंड द टॉपिक इज़ लाइक ड्राई स्टीम जियोथर्मल पावर प्लांट यूज स्टीम दैट इज़ जनरेटेड अंडरग्राउंड by earth heat directly, which eliminate the need for boiler and boiler fuel. This is not very common since dry steams resources are very rare. जैसा बताया था आपको, बहुत रेयरली मिलता है, इस कारण से ऐसा नहीं होता. और इसमें किसी भी तरीके के बॉयलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप स्टीम ही मिल रहा है, तो स्टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बॉयलर की ज़रूरत ही नहीं है. These plants use dry steam that is naturally produced in the ground, and this stream travels from production wheel to the surface and through turbine, and after transferring its energy to turbine it condenses and injected back to the earth. These types are the oldest type of geothermal power plant. The first one was built in 1904 in Italy. Because of this power plant require the highest temperature, and they can only be used where temperature underground is quite high. But this type require at least लीस्ट फ्लूइड फ्लो, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड का फ्लो हम लोग करवा ही नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ कंडेंस करके वापस इंजेक्ट करने में काम आ रहा है. ठीक है. अगर मैं वही बाइनरी पावर प्लांट्स की बात करूं तो बाइनरी sorry, binary power plants are expected to be most commonly used type of geothermal power plant in future, as location outside of the known hotspot में जिन जगहों पे मैग्मा प्रेजेंट होता है, begins to use geothermal energy. This is because binary cycle plants can make use of lower temperature water than other two types of plants. Other two types कौन से हैं, जो ड्राई और फ्लैश की बात है. दे यूज सेकेंडरी लूप. दैट मीन्स इसके अंदर, इसलिए इसका नाम बाइनरी पड़ा कि इसमें कुछ सेकेंडरी लूप भी है. उसमें आप लोग एक दूसरा एक ऐसा फ्लूइड यूज़ कर रहे हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, उसको बहुत आसानी से तुरंत स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो. कौन से ऐसे फ्लूइड हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रखा है आपने, या तो पेंटेन यूज़ कर रहे हो या फिर ब्यूटेन यूज़ कर रहे हो. तो इनकी मदद से आपने क्या किया, वहाँ पे जो सेकेंडरी लूप था, सेकेंडरी लूप के अंदर काफ़ी आसानी से हीट एक्सचेंजर की मदद से हीट एक्सचेंज किया, उसको वेपराइज़ किया, और वेपराइज़ करते ही टरबाइन को घुमा दिया. टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बन गई, उस इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज़ कर रहे हो. सो वही आपको कहानी लिखी हुई है यहाँ पे. इफ़ वाटर that reaches surface is not hot enough to produce the steam, it can use to produce electricity by feeding it into binary. अगर आपके जो ज़मीन के नीचे का पानी इतना गर्म नहीं है कि वो प्रोड्यूस हो पा रहा है, स्टीम बना पा रहे हो, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है यूजिंग बाइनरी पावर प्लांट आसानी से. द हॉट वाटर is fed into heat exchanger, and heat exchanger is going to do the rest task for you. I think ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा आपको. एंड द लास्ट इज flash steam power plants are most common form of geothermal power plants. The hot water is pumped under great pressure. तो वही सेम कहानी जो उस वक्त बताई गई थी आपको कि ग्रेट प्रेशर से हॉट वाटर नीचे से निकालते हो, और उस वाटर को यूजिंग सम बॉयलर कन्वर्ट करते हो पहले आप किस में, स्टीम में, और फिर उस स्टीम की मदद से टरबाइन को घुमा लेते हो, और उस टरबाइन को घुमा करके आपका इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है. दीज टाइप आर मोस्ट कॉमन ड्यू टू लैक ऑफ नेचुरली अकरिंग हाई क्वालिटी स्टीम. इन दिस मेथड वाटर मस्ट बी अबव 180 डिग्री सेल्सियस. इसमें जो पानी का तापमान है 180 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए. एंड अंडर इट्स ओन प्रेशर इट फ्लोज अपवर्ड्स थ्रू द वेल. और इसी कारण से अपने ही प्रेशर के कारण वो वेल से ऊपर की तरफ मूव करता है. दिस इज़ लोअर टेम्परेचर दैन ड्राई स्टीम. और ऑब्वियस है ड्राई स्टीम से तो कम ही तापमान रहेगा ये, क्योंकि आप वाटर की बात कर रहे हो. एज इट्स प्रेशर डिक्रीजेज सम ऑफ द वाटर फ्लैशेस टू स्टीम. जैसे ही प्रेशर घटता है
कुछ वाटर फ्लैश कर जाता है स्टीम में, विच इज़ पास थ्रू द टर्बाइन सेक्शन, एंड द रिमेनिंग वाटर दैट डिड नॉट बिकम स्टीम इज साइकिल्ड बैक इनटू द वेल, उसको वापस से पानी ज़मीन के अंदर भेज देते हैं, एंड कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस. The cost of these systems is increased due to more complex parts. However, they can still compete with conventional power sources. इसमें जो कन्वेंशनल पावर सोर्सेज थे हमारे पास, आप उसके इस्तेमाल से भी कर सकते हो, बट अभी के टाइम पे थोड़ा सा कॉस्टिंग पड़ जाता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स इसमें ऐड कर रहे हो ताकि प्रोडक्शन और अच्छी हो जाए. And the last topic for this topic, for this particular part is environmental effects. यानी इसका क्या इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर जियोथर्मल एनर्जीज़ का. तो एनवायरनमेंट के ऊपर अगर फैक्ट देखें तो हम लोग कहते हैं एयर क्वालिटी के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, वाटर क्वालिटी के ऊपर, अंडरग्राउंड कंटेमिनेशन के ऊपर, और केमिकल और थर्मल पॉल्यूशन के ऊपर. यहाँ पर ये भी होता है कि जो एडजेसेंट टेरेन है उसके कारण लैंड सबसाइड्स पे भी फ़र्क पड़ता है. कहीं ना कहीं जो ज़मीन है थोड़ी ऊबड़ खाबड़ होती है, कि आप जब वहाँ पे खेती करने जाओगे तो पता चलेगा कहीं पे ज़मीन ऊपर है कहीं नीचे है, जस्ट बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो क्रस्ट का जो शेप है वो समतल नहीं होता, एकदम बराबर सा नहीं होता है, सबसाइड्स होते हैं. फिर सोशल इम्पैक्ट कैसा आता है, कॉन्फ्लिक्ट विद द कल्चरल ट्रेडिशन. कई लोगों को लगता है वो पूजा करने लगते हैं उन जगहों की कि ये गर्म पानी का कुंड है तो फिर यहाँ पे ये होता होगा, नीचे भगवान बैठे हैं, तो समथिंग कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है कल्चरल ट्रेडिशंस को लेकर के. आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन भी आ सकता है इसके लिए, कि कोई ऐसा जाके चेकिंग नहीं कर सकता, सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आ सकता है, राइट. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. अगर इसी चीज़ को बड़े स्केल पे सोचो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो क्या क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. बहुत नॉइज़ लेवल क्रिएट कर सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब यहाँ पे इतना स्टीम क्रिएट हो रहा होगा, उसे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करोगे तो नॉइज़ बनेगा, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहेंगे, जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हो तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी क्रिएट करोगे, एंड दिस इज़ हाउ वी कैन से कि ये इम्पैक्ट डालता है हमारे इन्वायरमेंट को. सो जियोथर्मल एनर्जी के फ़ायदे हैं, बट कहीं ना कहीं इसको हमारे समाज में इम्पैक्ट डालेगा. तो ये वो इम्पैक्ट्स हैं. एयर क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा, वाटर क्वालिटी पे, अंडरग्राउंड कंटेमिनेशन पे, केमिकल थर्मल पॉल्यूशन पे, हाई नॉइज़ लेवल पे, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है कल्चरल ट्रेडिशन पे, राइट. तो अभी आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको. कोई भी डाउट अगर है इस टॉपिक से रिलेटेड तो डू लेट मी नो. किसी भी चीज़ को अगर नहीं समझ में आया है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको क्लियर किया जाए. ओके, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.